जी नमस्कार, मैं ललितेश कुमार और स्वागत है आप सभी का पटना यूनिवर्सिटी के इस लाइव सेशन में और पटना यूनिवर्सिटी लाइव पेज के इस बेहद खास प्रोग्राम संडे संवाद में। आज हमारे साथ हैं पटना यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जो इस बार बिहार दरोगा के एसआई में चयनित हैं। तो आइए आज हम इन सभी छात्रों से मिलेंगे और बात करेंगे कि इनके सफलता का राज क्या रहा है और कहाँ तक इनकी मेहनत रंग लाई है। कहा जाता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। आज के हमारे इस मेहमानों पे ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने अपने प्रतिभा के बदौलत आज पटना विश्वविद्यालय के गौरव को पुनः स्थापित करने का काम किया है। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद सद्दाब आलम जो कि पटना कॉलेज से हैं, निधि झा जो पटना कॉलेज से है और आयुष जी जो लॉ कॉलेज से है। और आज हमारे को होस्ट के रूप में हमारे साथ मोहम्मद एहतसाम इब्राहिम है। स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब जैसे ही छात्र सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन को फाइनल करते हैं तो वो इस दरोगा की तैयारी में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक चीज होता है कि सिलेबस। हम निधि झा जी से जानना चाहेंगे कि क्या सिलेबस होता है बिहार एसआई की तैयारी के लिए। जैसे कि पीटी में तो करंट अफेयर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीजों का समावेश रहता है। और मेंस में जनरली ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ही होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं होता, करंट नहीं होता है। और 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 का मैथ, ये सभी इंक्लूडेड रहता है। जी बिल्कुल। आयुष जी आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं कुछ हमारे दर्शकों को। मैं आयुष राज, मैं लॉ कॉलेज से 2017 से 20 सेशन का छात्र रहा हूँ और फाइनली मेरा एसआई में सिलेक्शन हुआ है। मेरे तैयारी के दौरान मैंने सबसे पहले बिहार एसआई सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 चरणों में होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल एग्ज़ाम। पीटी का सिलेबस जो होता है ये फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मेंस भी सेम 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स का, और फिजिकल बस क्वालिफाइंग रहता है। पीटी के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स को, जैसे कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करेंट्स, अगर इन 4 ही सब्जेक्ट को अगर हम उस पर बढ़िया से पकड़ बना ले तो पीटी मेरा क्वालिफाई हो जाता है। मेंस में होता है कि मेंस में करेंट वगैरह मतलब जो पीटी में पूछा जाता है वो हट जाता है, उसके जगह पे मैथ्स और रीजनिंग होते हैं, और उसमें मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। मैथ रीजनिंग जो कर लेता है उसका मेरिट बनना फिक्स हो जाता है, और फिजिकल तो क्वालिफाइंग होता है। मेरे तैयारी के दौरान कुछ बुक्स हैं जो कि मुझे काफ़ी मतलब उससे मुझे हेल्प हुआ। क्या? जी जी कंटिन्यू रखें आप, बोलिए। मेरी तैयारी के दौरान बहुत सारे कुछ बुक्स हैं, जैसे कि मैंने अपना पीटी और मेंस से पास किया। वैसे हम लोग तो बीपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, तो बीपीएससी का पीटी और एसआई का पीटी दोनों सेम ही है, लगभग पीटी और मेंस दोनों सेम ही है। तो वहाँ से हमको बहुत हेल्प मिला। और जैसे बुक है, हम लोग बुक पढ़े हैं हिस्ट्री वगैरह का। पर्सनली कुछ बुक्स हैं, जैसे कि दृष्टि का मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटी, परीक्षा वाणी का, साइंस का लूसेंट, इन सब बुक पढ़ के मैंने उसको क्वालिफाई किया। और इसमें सेट प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है। जी बिल्कुल। हम सद्दाब आलम जी से जानना चाहते हैं
कि कितना टाइम में उन्होंने ये बिहार एसआई को क्लियर किया है, और क्या एक बेसिक सा सवाल है कि इस बिहार एसआई की तैयारी के दौरान क्या किसी कोचिंग संस्था से जुड़ना जरूरी होता है या खुद की तैयारी से भी इसको निकाला जा सकता है? सर ये मेरा प्रथम प्रयास था, मैंने प्रथम प्रयास में ये सफलता हासिल की है। और इसके साथ साथ मैं इस बार ही 2019 में ही मैं स्नातक उत्तीर्ण किया था, और उसके बाद यानी कि विज्ञापन आ गया था दरोगा बहाली का, जिसमें मेरा जो है ग्रेजुएशन की कट ऑफ डेट भी नहीं पूरी थी, जिसके कारण आयोग ने दोबारा यानी वो अपने कट ऑफ डेट जो है एक्सटेंड किया था, जिसके कारण हम इस बहाली में शामिल हो पाए। और उसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं प्रिपरेशन यानी कि आगे बीपीएससी कर रहा था, और इसके साथ साथ आगे ये भी दरोगा एग्जाम भी आ गया, जिसके कारण मैं दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा रहने के कारण हमको इसमें बहुत सारी आसानी सुविधा हुई। और इसके साथ साथ मैं कोचिंग संस्थान पर उतना डिपेंड नहीं रहा, लेकिन मेरे इस चयन में जो है हज भवन पटना का बहुत बड़ी भूमिका रहा है, जिसमें मैंने वहां जाकर फिजिकल के लिए, जो माइनॉरिटी के लिए स्पेशल बिहार सरकार फिजिकल का वहां प्रोग्राम करवाती है, उसमें मैं था वहां। और उसके साथ साथ मैं फिजिकल की तैयारी वहां से अच्छे तरीके से कर पाया, और आखिरकार मुझे ये सफलता हासिल मिली है। जैसे कि जाना जाता है कि आप पटना कॉलेज के छात्रावास से भी आते हैं, और पटना कॉलेज एक फिजिकल के तैयारी के लिए हब माना जाता है। आपने पटना कॉलेज में अपनी तैयारी क्यों नहीं की थी, हज भवन को चुना? सर मैं शुरू से ही वहाँ पटना कॉलेज के इकबाल छात्रावास में रहता था, और वहाँ तो तैयारी कर ही रहा था, लेकिन कुछ और यानी साथी लोग वहाँ थे जो हज भवन यानी गए थे, जिसके कारण सरकार की एक अच्छी गाइडलाइंस है। और हज भवन जो है माइनॉरिटी के लिए अभी जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं बिहार सरकार, जो वहाँ रहने सहने और खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ। और किसी भी तरह के चाहे हाई जंप के लेकर के कोई गद्दा नहीं मिल पा रहा था वहाँ पटना कॉलेज में, जिसके कारण मैं वहाँ गया और वहाँ उसका लाभ उठाया, और मैंने फिजिकल की तैयारी परिपूर्ण तरीके से वहाँ कर पाया। जी बिल्कुल। निधि झा जी, आपका ये किस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है बीपीएससी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने तैयारी के दौरान के संघर्ष के दिनों को कुछ शेयर करें हम लोग के साथ। ये तो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। 2019 में ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और तभी इसका फॉर्म निकला था और मैंने फिल किया। और जो भी प्रिपरेशन थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है, क्योंकि बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो मतलब बीपीएससी के दौरान फॉलो कर रही थी। जैसे हिस्ट्री का किरण हुआ, और स्पेक्ट्रम वगैरह हुआ, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी का घटना चक्र, और उस पीटी में करंट भी पूछता है, तो उस टाइम इरूटेरिया और स्पीडी की बुक ने बहुत हेल्प की थी करंट में। और डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही थी, उस वजह से भी करंट सही गया था। तो इसी सब के बेसिस पे मेंस की भी प्रिपरेशन इन्हीं सब बुक से की थी, तो मेंस का भी प्रिपरेशन उसी सब बुक से हुआ था। और फिजिकल की प्रिपरेशन जो है वो मैंने पटना कॉलेज में ही इंद्रेश फिजिकल एकेडमी से जी हम उस पे प्रिपरेशन की थी। हम उस पे आएंगे। जी फिलहाल हम उस पे आएंगे फिजिकल के दौरान। जी जी। आयुष जी, आप मतलब पटना विश्वविद्यालय में किस कॉलेज से आपने स्नातक किया? मेरा ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से था। जी और ग्रेजुएशन के बाद मेरा पटना लॉ कॉलेज से हुआ। जी बिल्कुल। आप अपने तैयारी के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं। स्टूडेंट लाइफ में जनरली हम घर से बाहर रहते हैं, तो प्रेशर तो रहता है। एक तो फैमिली का प्रेशर, ऊपर से अगर पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप हॉस्टल में रहे हैं, तो जानते ही होंगे, बहुत सारे बाहर में खुद से सब कुछ करना पड़ता है। खुद से लॉज वगैरह में रह रहे हैं तो खुद से खाना बनाना पड़ रहा है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, एक फैमिली से दूर। तो और ऐसे भी अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं जनरली, तो समय की भी एक रहता है कि हाँ, यहाँ समय की भी हम लोग जनरली लड़के क्या करते हैं कि समय अपना इधर उधर वेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भटकाव मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। बाहर में अगर लड़के रह रहे हैं तो जनरली मैक्सिमम लड़कों के बीच में भटकाव है अभी के टाइम में। कुछ लोग मोबाइल के चक्कर में भटके हुए हैं, मोबाइल में अपना अधिकतर समय मोबाइल में देते हैं। कुछ लोग इधर उधर फालतू चीज़ों में, अपने कैरियर पे फोकस ना होके फालतू चीज़ों में ध्यान देते हैं।
और सबसे बड़ा अभी लड़कों के बीच में मतलब कठिनाई यही है कि वो भटक गए, मतलब रास्ते अपने ट्रैक से भटक के अदर चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जिसकी वजह से उनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है। तैयारी के दौरान कोचिंग कितना मायने रखता है इसमें? कोचिंग तो हम लोग जनरली बेसिक जो है, मतलब शुरुआत में मैंने कोचिंग किया था। जब शुरू में जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो पटना में कुछ कोचिंग है, वहाँ से जब कोचिंग किया था उसके बाद ये एसआई प्रिपरेशन के द्वारा मैंने कोचिंग बिल्कुल नहीं किया, ना ही पीटी के दौरान किया था और ना ही मेंस के दौरान किया था। तो मेरे ख्याल से कोचिंग की बेसिक अगर प्रिपरेशन करनी हो तो कोचिंग की जरूरत है। अगर बेसिक प्रिपरेशन हो जा रहा है तो फिर कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेसिक आपका ठीक है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम निधि झा जी के पास आना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज भी बिहार के गांव में, आप गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो बिहार के गांव में एक अवधारणा है कि बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इस बीच आपका पटना यूनिवर्सिटी में आना और ये एसआई का तैयारी और सफलता कितना कठिन रहा आपके लिए, और या इसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर? दोनों बातें हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 2 ही लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है एसआई में, और मेरे गांव से तो एक ही। तो ये बात सुनने में बहुत बुरी तो लगती ही है कि इतनी कम लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये सही पिक्चर नहीं है। अब पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को मौका दे रहे हैं, और वैसे बहुत सारे लोग नहीं भी दे रहे हैं। और जब मेरा एसआई का हुआ है तो मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग में ऐसा है कि चलो अब बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं भेजते अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए। जब मैं कोचिंग में भी देखती थी, मतलब क्लास में भी, तो लड़कियों का जो रेशियो रहता था वो लड़कों से वो बहुत ज्यादा ही कम रहता था, तो देख के तो बुरा लगता ही है। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, और ऐसा लगता है कि अगर मेरे होने से अगर 2% भी लोगों के अंदर अगर ऐसा आएगा मेरे गाँव में कि हाँ बेटियों को भेजते हैं आगे पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यही से। जी बिल्कुल। सदाब आलम जी, कहाँ कमी फिजिकल के दौरान कहाँ कमी रह जाती है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं? जैसे कि हमने देखा कि पीटी मेंस क्लियर करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फिजिकल नहीं हो पाता है। आखिर क्या कारण होता है, कहाँ उनकी चूक हो जाती है? सर सब में तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस लायक यानी कि ढाल लेना कि जिसके कारण मैं फिजिकल कर पाऊँ। कुछ लोग लड़के रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी सस्पिशन में रहते हैं। लेकिन यानी कि सस्पिशन में नहीं रहना चाहिए लोगों को, यानी कि जब यानी कि 2 एग्जाम पास कर गए, पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, तब अंतिम अंतिम पड़ाव में यानी कि हम फेल हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए करके लोग यानी कि रहे अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखे, नहीं हम 2 एग्जाम जब पास कर गए हैं तो आखिरी यानी तीसरा स्टेज भी पास ही कर जाएंगे। लोग अपना मनोबल थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं, जिसके कारण नहीं हो पाता। हम तो यानी बहुत सारे छात्रों को देखे हैं, कहा कि हम पटना कॉलेज में भी रहे हैं, वहाँ लड़के लोग को देख रहे थे वहाँ दौड़ने जो आते थे। एक लड़का था जिसका 125 किलो वजन था, आज वो भी यानी कि सफलता हासिल कर लिया। इसलिए करके उसका जो मनोबल एकदम ऊंचा था, नहीं हम ये कर लेंगे। अगर जिस लड़के का मनोबल अगर ऊंचा रहेगा तो वो फिजिकल जो है आसानी से पास कर लेगा। अच्छा, मैं निधि झा से मैं एक सवाल करूंगा कि देखिए, आपको पता है कि मैक्सिमम मतलब एजेंसी मतलब निकालते हैं, दरोगा हो या बीपीएससी हो, तो मतलब आपके लिए चुनौती रहा होगा बहुत सारा, इसको एक मेंटेन करना, खुद को फैमिली, खुद को मोटिवेट करना, रिलेटिव के तानों सुनना। इसके बारे में आप कुछ बताइए, कैसे खुद को मोटिवेट करती थी? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो एक स्टूडेंट के लिए यही रहती है कि उनको आगे प्लस तो जैसे कि मेरा ही मुझे जो भी गाइड किया कि ये बुक पढ़ तो लगता है एक्चुअली उनके नेटवर्क इश्यू की वजह से वो चले गए हैं। देते हैं और कमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा, उन सब कमेंट से आगे भी जाना पड़ता है। अपने परिवार का तो प्रेशर रहता ही है। जब आप सबसे घर में बड़े हो तो आपको क्या करना है, आगे निकालना है। तो यही मैं खुशकिस्मत हूँ फिर भी थोड़ी बहुत
ग्रेजुएशन के बाद ये पहला ही मेरा फॉर्म था और मेरा रिजल्ट हो गया, तो मुझे उस प्रेशर को बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं झेलना पड़ा। अच्छा, जो आयुष यादव, मेरा आपसे एक सवाल है कि मतलब खुद को मतलब जो रहते हैं कि दरोगा की जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल के लिए मेंटेन कैसे करते हैं आप? आवाज नहीं आ रहा है इसलिए आपका। फिजिकल के लिए मेरा ये सवाल है कि फिजिकल के लिए क्राइटेरिया होता है एसआई के एग्जाम के लिए, उसके लिए खुद को मतलब प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना होता है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको वो जाने। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एसआई में फिजिकल जो होता है वो रनिंग 6.5 मिनट में होता है आपको 1600 मीटर, और 4 फीट होता है आपको हाई जंप, और लॉन्ग जंप 12 फीट होता है। मेरा फिजिकल बहुत वीक था। पटना कॉलेज का एक समय था जब मैं पटना कॉलेज में मैं 5 चक्कर नहीं मार पाता था, मेरा पूरा सांस फूल जाता था, और मेरा 5 मिनट 47 सेकंड में वहाँ पे मेरा फाइनल 5 मिनट 47 सेकंड में मैं फिजिकल पास करके आया था, और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हम फिजिकल पास कर जाएंगे। इसके लिए हम तो 3-4 महीना बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया हम खुद को। मेरा वजन भी बहुत 75 केजी वजन था, मैंने वजन अपना बहुत कम किया, और प्रैक्टिस मैंने दोनों सुबह शाम बहुत ज़्यादा किया प्रैक्टिस। पटना कॉलेज में ही मैं प्रिपरेशन करता था फिजिकल का। तो अगर अभी से कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर 22 और 13 वैकेंसी है इसके 22 और 13 वाले, अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी से, तो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो भी, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर डेली अभी से ही सुबह में 1 घंटा आधा घंटा समय दे, सिर्फ हाथ पैर चलाते रहें बस नॉर्मली, तो भी उनका उस समय आते आते जब तक फिजिकल आएगा तब तक जाते जाते उनका फिजिकल बहुत मतलब तैयार हो जाएगा, और लास्ट में वहीं 2-3 मंथ कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना होगा उन लोगों को, फिजिकल आराम से हो जाएगा। फिजिकल बहुत बड़ा इशू अब नहीं है, जैसे क्योंकि अब 6.5 मिनट कर दिया है टाइम, और मेन रनिंग होता है। तो रनिंग के लिए कितना टाइम दिया जाता है 1600 मीटर का? 6 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा, सदाब आलम भाई से मेरा एक सवाल, सदाब आलम भाई सवाल है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए आपने बहुत सारा अपना स्ट्रगल किया होगा, तो वो मतलब एक आम स्टूडेंट होने के नाते, कोई बैकग्राउंड ना होने के नाते कितना आपको झेलना पड़ा था, मतलब कैसे प्रिपरेशन किए थे? प्री हो, मेंस हो, फिजिकल हो, तीनों एक साथ? मैं तो ग्रेजुएशन यानी कि मैं 16 में जब वहाँ पटना कॉलेज में नामांकन करवाया था, तो मैं उस दौरान ही अपना प्रिपरेशन जो है ना शुरू कर दिया था, जिस कारण ग्रेजुएशन यानी कि होते होते यानी कि मेरी तैयारी जो है एक अच्छी मकाम तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण मैं बहुत सारे कुछ एग्जाम भी पीछे निकाले थे। बिहार पुलिस मैंने 2 बार एग्जाम निकाला, बीपीएससी पीटी भी उसके साथ साथ और कुछ भी एग्जाम निकाले, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था इंटर लेवल पर। लेकिन जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और बिहार दरोगा का फॉर्म आया, मैंने उसको भरा और मेरा हो गया पूरा इस बार कंप्लीट। मतलब असल यही है कि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर आप तैयारी करते हैं तो आगे चलकर का आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद यानी कि तैयारी ही शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही अपना तैयारी शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, मैं निधि झा जी से जानना चाहता हूं कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये बात रहती है कि ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद हम अपनी तैयारी शुरू करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ तक, किस हद तक ये सही होता है? देखिए, हर इंसान की परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं। जैसे सेकेंड ईयर तक मैं भी जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन जब मेरा थर्ड ईयर आया तो देख रही थी कि क्वेश्चन के वेरिएशन काफी अच्छे थे पटना यूनिवर्सिटी में, और होल बुक कवरेज हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने सिलेबस पे ही स्टिक रहना चाहिए, तो मैंने थर्ड ईयर में जनरल कॉम्पिटिशन की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं अपने थर्ड ईयर पे ही स्टिक थी और वही एग्जाम मैंने अच्छे से दी, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और जैसे जैसे स्टेप प्री और मेंस आता गया तो मेरी जो सिलेबस थी वो कंप्लीट हो गई। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में टाइम मिलता है तो आप सिलेबस को पहले से देखें, जो भी एग्जाम है, और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको आगे ईज होता है सिलेबस को कवर करने में। जी बिल्कुल, और लड़कियों के लिए खास करके फिजिकल बहुत मुश्किल चीज होती है। आखिर आपने अपना फिजिकल कहाँ तैयार किया, और किस संस्था से जुड़े रहने पे या खुद से अपनी प्रिपरेशन की फिजिकल की?
नहीं, खुद से तो नहीं की है। मैं पटना कॉलेज में एक इंद्रेश फिजिकल एकेडमी है, मैंने उन्हीं को ज्वाइन किया था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं फिजिकल वगैरह कर भी पाऊंगी। शुरू से ही ऐसा लगा है कि मैं फिजिकल में कुछ मतलब उतना गेम थी नहीं, बट तो मैं अच्छे प्रैक्टिस के पास, तो वहाँ पे मेरा लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह मेरे पूरे ग्रुप का ही बहुत अच्छा था और फिजिकल में मेरे ग्रुप की बहुत सारी लड़कियां क्वालिफाई हुई थी। तो मुझे नहीं लगता ये इतना भी बड़ा इशू है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। अगर आपका, मेरे ग्रुप में तो बहुत सारी वेट वाली भी, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनका वेट काफी अच्छा था, बट उनका रनिंग मेरे से भी बहुत अच्छा था। तो मुझे नहीं लगता ये बड़ा इशू है। आप आराम से 3-4 महीने प्रैक्टिस फिजिकल नहीं सकते कि जी, नेटवर्क इशू के कारण शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आयुष यादव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मतलब जो होता है कि आपको कुछ कभी किसी या देख के आपको एसआई की प्रिपरेशन करने के लिए सोचा होगा, ऐसा मतलब कोई इंसिडेंट जो आपको मोटिवेट किया हो एसआई प्रिपरेशन के लिए? देखिए, हम लोग शुरू से ही मतलब बीपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। कभी तो सोचा नहीं था कि पर्सनली एसआई की प्रिपरेशन करूं, या फिर इसके लिए कोई प्लान नहीं था। लेकिन बीपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया, बीपीएससी में मेरा नहीं हुआ। फिर उसी टाइम एसआई का मैंने पीटी भी दिया था, एसआई पीटी हो गया। और फिर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया मेंस का, और फिर मेरा मेंस भी हो गया। फिर फिजिकल भी किया, फिजिकल भी हो गया। वैसे अभी के टाइम में बिहार गवर्नमेंट में सबसे फास्ट कोई वैकेंसी लेता है तो बीपीएसएससी बोर्ड है, जिसके अंतर्गत ये बिहार एसआई मतलब एग्जाम लेता है, जो आपके साल भर के अंदर में, साल से 1.5 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करा देता है। तो इस मतलब मुझे इसलिए ये बेहतर लगा, क्योंकि अभी एक हम लोग का बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है आगे, तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम जॉब में रहते हुए, जॉब एक मिल गया हमको, टेंशन फ्री हो गया आदमी। इसके आगे चाहेंगे तो हम बीपीएससी की प्रिपरेशन आराम से हम कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको हम किए, क्लियर किए। अच्छा, सदाब आलम भाई से मेरा एक सवाल है कि मतलब कितने वैकेंसीज आते हैं और कितने मतलब आपको कितना कट ऑफ निकालना होता है प्री के लिए, मेंस के लिए, फिजिकल के लिए? एक क्राइटेरिया होता होगा कि क्या बता सकते हैं कितने में कितने लाना होता है, कितने का एग्जाम होता है और कितना लाना होता है आपको? जी, सबसे पहले तो इसका दरोगा बहाली में पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जिसमें जितने भी छात्र भरते हैं तो उस सीट का जो है 20 गुना छात्रों का जो है आगे मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन किया जाता है। उस हिसाब से ये कट ऑफ जो है स्टूडेंट के स्कोर के हिसाब से जाता है। और उसके बाद यानी कि मेंस एग्जाम में जितने भी छात्र बैठते हैं, सीट का 20 गुना छात्र यानी कि मेंस एग्जाम में बैठते हैं, तो उसके 6 गुना छात्रों को आगे फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाता है। और फिर उस 6 गुना छात्र में जो है वो फाइनली सीट के बराबर छात्र को सिलेक्ट किया जाता है आगे फिजिकल के बाद। कितने और शिफ्ट जो होते मेंस हैं? में इसमें मेरिट जो बनता है, मेंस के मार्क्स के हिसाब पर इसमें मेरिट बनता है। जी आयुष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तैयारी के दौरान एक ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि छोड़ दिया जाए, ये नहीं होने वाला है। उस समय एक आम छात्र खुद को कैसे कंट्रोल कर पाए, कैसे फोकस कर पाए अपने पढ़ाई पे? देखिए, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि मन करता है कि अब छोड़ दें, मन उब जाता है। एग्जाम में जब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है, तो लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, कि कुछ और करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि आता है ऐसा, कभी कभी ऐसा दौर आता है, सबके मन में ख्याल आता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अगर हम खुद पे बिलीव करें, अपने मेहनत पे विश्वास करें, तो जरूर सफलता मिलेगी हमको। कहीं ना कहीं हमारे में ही कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो अगर हम मेहनत को अपना बढ़ाते हैं, पुरानी मतलब पिछले असफलताओं से अगर हम कुछ सीख लेते हैं और उसको सीख लेते हुए आगे हम कोशिश करते हैं, तो जरूर हम सफल होंगे। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि मतलब कि एक घर का प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर कि जल्दी जॉब चाहिए, फिर बार बार असफल होना, रिजल्ट का नहीं होना कितना मुश्किल होता है। सद्दाब आलम जी।
सर थोड़ा लाइट तो कट गई है, फिर बत्ती जल रहा। जी जी बिल्कुल। हाँ, बार बार सर वो सफलता से घबराना नहीं चाहिए छात्रों को, क्या कि क्योंकि वो सफलता ही जो है सफलता की कुंजी है। छात्र वो सफलता से, अगर इस प्रतियोगिता के दौरान अगर हम वो सफलता से अगर नाखुश रहेंगे तो आगे हमको सफलता नहीं मिल पाएगी। और अधिक बात, सबसे बड़ी बात है कि घर का प्रेशर रहता है, जल्दी जॉब लग जाए, जल्दी जॉब लग जाए। लेकिन स्टूडेंट को भी अपने लक्ष्य के प्रति मग्न रहना चाहिए कि हमको ये सफलता हासिल करनी है। उस सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके छात्रों को इधर-उधर यानी कि नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दौर में लोग मोबाइल का सदुपयोग जो है नहीं बराबर कर पाते हैं। मोबाइल के कारण कुछ लोग उपयोग तो करते हैं, लेकिन अपना अधिकतर टाइम जो वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, और जिसके कारण उसको सफलता हासिल नहीं हो पाती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है निधिजा से कि मतलब आप कितने घंटे प्रिपरेशन जी। करते थे? अपना एक चार्ट बनाया होगा, कितने घंटे पढ़ना, कितने घंटे रेस्ट करना, कितने घंटा फिजिकल ट्रेनिंग, एक चार्ट बनाया होगा ना आपने? हाँ, शेड्यूल होगा आपका? हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो रूटीन फॉलो करता ही है, तो डेफिनेटली मेरा भी शेड्यूल था। बट मैंने शेड्यूल ऐसा नहीं बनाया था कि मैंने इस टाइम में मुझे ये स्टडी करनी है। मेरा शेड्यूल रहता था कि मुझे इतने से इतने आवर स्टडी करनी है। एक सिलेबस होता था कि मुझे इतना सिलेबस इतने वीक में, इतने मंथ में कवर करना था, और मैं तभी भी ऐसे ही प्रिपरेशन करती थी। अभी बेसिक का प्रिपरेशन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अच्छा आयुष भाई, सर आयुष यादव जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार इतना सिलेबस है, ये है, वो है, लेट हो जाते हैं, तो वो कुछ बताइए, उनको मोटिवेट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, उनको मोटिवेट करें कि हाँ थोड़ा एनर्जी है। देखिए देखिए अभी के टाइम में क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनको सिलेबस के बारे में मतलब अच्छे से पता ही नहीं होता है। वो बस बोलते हैं कि इतना क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उनको पता ही नहीं है। वो एक बुक के बजाय बहुत सारे बुक पढ़ते हैं। और अगर हम मेरा मानना है कि अगर एक बुक को आप अच्छे से पढ़े, गहन अध्ययन करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले स्टूडेंट को सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस कितना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ का अगर नॉलेज हो जाए और कोई एक बुक उठाए और उस बुक को अच्छे से पढ़े तो जरूर सफलता मिलेगी। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहता क्या हूँ कि इस अभी के मतलब कि पटना की जो स्थिति है, इस बीच में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं खुली हुई हैं जो खुद का दावा करती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये चीज बिहार एसआई को क्लियर किया जाएगा। क्या भूमिका रहती है उनकी, या खोखले केवल ये सब वादे होते हैं उनके? सर कोचिंग संस्थान की भी अहम भूमिका रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, जब तक छात्र जो है अपने आप को उस लायक प्रिपेयर नहीं करेंगे, छात्र अपना मेहनत नहीं करेंगे, तो कोचिंग संस्थान हो चाहे कोई भी शिक्षक हो, चाहे उसके के घर वाले परिवार वाले उसको को नहीं करवा सकते हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका छात्र को ही रहती है, और उसके साथ साथ जो है जितना अगर सेल्फ स्टडी अगर स्टूडेंट करे उतना बेहतर है। ललितेश जी, आप हमको पहले मुलाकात हो चुकी है, आप तो पटना कॉलेज में हमको देखते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ स्टडी बिल्कुल। हम सेल्फ स्टडी यानी कि आप जितना कर, हम तो बराबर ही सेल्फ स्टडी ही करते थे वहाँ। क्लास जो वहाँ का कॉलेज का पीरियड खत्म होता था, उसके बाद में सिर्फ सेल्फ स्टडी करता था। जी बिल्कुल, हमने आपके संघर्ष के दिनों को देखा है, बखूबी देखा है। बहुत ही मतलब कि संघर्ष वो आपका एक अलग लेवल का था। हम खुद उधर गली से गुजरते थे तो देखते थे। निधि जी, आपसे एक बात जानना था कि जी। फिजिकल की तैयारी करने के दौरान उन फील्ड में बहुत सारे लड़के भी अपने तैयारी के लिए आते हैं, दौड़ते हैं। इस बीच में उन लड़कों के बीच में लड़कियों का दौड़ना, तैयारी करना कितना कठिन होता है? देखिए, मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जहाँ पे जिस फील्ड में प्रिपरेशन करती थी, वहाँ पे जो भी सीनियर भैया लोग थे या फिर जो भी लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, सब काफ़ी हेल्पिंग थे, और कभी भी किसी भी कमेंट से इन सब से गुजरना नहीं पड़ा। उल्टे उन्होंने काफ़ी हमारी मदद ही की कि हाँ, ऐसे करो, हो गया, ऐसे
मैं कहूंगी कि मेरा अनुभव है फिजिकल के दौरान पटना कॉलेज में काफी ज्यादा ही अच्छा रहा है। तो वहाँ पे सब काफी किया है। निधि भाई से मेरा एक सवाल है कि मतलब जैसे होता है कि बोल चाहे मारते हैं कि लड़की है ये कर रही है प्रिपरेशन के एसआई के लिए, क्या ये सब आपको झेलना पड़ा था? एक्चुअली ऐसा कुछ करना पड़ा, ऐसे फैमिली से belong करते हैं यहाँ पे जैसे कि हाँ बड़ी हूँ बहुत बस शायद लगता है गाँव की और जी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। नेटवर्क इशू के कारण हम आपको रोकना चाहेंगे। आयुष जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए छात्र तैयारी के दौरान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपकी राय है, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? अभी जस्ट 2213 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है बीआरएसआई की, जिसकी एग्जाम अगस्त या सितंबर में होगी। उन लोगों के लिए मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले वो प्री पे फोकस करें। प्री क्वालिफाइंग नेचर है और सिलेबस को अच्छे से जाने, और 2-3 सब्जेक्ट जो है जैसे कि करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, ये 4 सब्जेक्ट, और साइंस 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उनका प्री क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े। इन लोगों का लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड सोर्स है। और बिहार में मुझे लगता है कि सबसे लिमिटेड सिलेबस बिहार एसआई का ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। जो 3 ही 4 सब्जेक्ट से अगर हम 3-4 सब्जेक्ट को ही अच्छे से करते हैं तो मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। और प्री क्लियर होता है तो फिर एक नया एनर्जी आता है लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में, कि हाँ कि मेरा प्री क्लियर हो गया है, और शायद हम मेहनत दुगुने स्पीड से करना शुरू कर देते हैं, और फिर मेंस भी क्लियर हो जाता है। तो जी बिल्कुल। सदाब आलम जी, बिहार एक दरोगा के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में? तो सबसे पहले तो कानून के दायरे में रहकर जो सरकार की गाइडलाइंस होंगी और जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को आगे पहुंचाना और उसके साथ जो ना उचित न्याय दिलाना। आयुष जी, हम आप इस विषय पे आपसे भी आपकी भी राय लेना चाहेंगे। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मेरा मतलब अपना सपना था कि अगर हम फील्ड वर्क वाला जॉब करें, अगर बीपीएससी भी करते हैं तो मेरा फर्स्ट चॉइस डीएसपी होता। और हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम अंतिम पैदान पे खड़े हर व्यक्ति का आंसू पोंछे और समाज के काम आए हर रूप में, किसी भी तरह से हम बस समाज का सेवा करें। जी निधि झा जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बिहार एसआई के रूप में चयनित आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे? आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क इशू की वजह से। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार एसआई के रूप में चयनित आपकी भूमिका क्या रहेगी बिहार में आगे आने वाले समय में? देखिए, जब भी हम ऐसे पोस्ट पे चयनित होते हैं तो हम समाज सेवा के लिए ही चयनित होते हैं। ज्यादा तो मुझे अपने कार्य क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं है, शायद ट्रेनिंग सेंटर में पता चले। बट मैं अपने तरफ से अपने जुरिसडिक्शन के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है मैं उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगी। जिन्हें भी मैं न्याय दिला सकूं अपने जुरिसडिक्शन के अंदर, मैं उन्हें दिलाने की कोशिश करूंगी। और लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मतलब तैयारी नहीं करती है, या इस तरह की जो अवधारणाएं बनी हुई हैं कि लड़कियां पुलिस विभाग में जॉब नहीं कर सकती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपका क्या मैसेज रहेगा बिहार के उन लड़कियों के लिए? मैं उन लड़कों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लड़कियां हर एक जॉब कर सकती हैं। आप देख भी रहे होंगे आज लड़कियां फाइटर जेट वगैरह सब यूज चला रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग कॉपरेशन भी नहीं करते हैं, कि बहुत सारे लोगों की ऐसी अवधारणाएं होती हैं कि लड़कियों को नहीं भेजेंगे इस फील्ड में क्योंकि लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है पटना तक का, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा ही हैं।
हर एक फील्ड में, चाहे पीटी हो या मेंस हो या फिजिकल हो, हर एक जगह कॉपरेशन मिला है। उम्मीद करती हूँ आगे भी कॉपरेशन मिलेगा। तो मैं हर लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि आप दिल खोल के जिस चीज की भी प्रिपरेशन करना चाहती हैं करें। जैसे कि मैंने भी प्रिपरेशन जो है अभी तक सेल्फ स्टडी से ही की है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। आप चाहे तो खुद से घर पे रह के, कहीं भी रह के पढ़ सकती हैं। आपको कोई भी बैरियर नहीं रोकेगा, क्योंकि आप सबसे बड़ा बैरियर आप खुद के लिए ही होते हैं। तो अगर आप चाहते बिल्कुल। हैं कि आपका कोई एग्जाम निकले, तो आप लड़के हो लड़की हो कहीं पे भी हो, आपका वो एग्जाम निकलेगा अगर आप निकालना चाहे तो। सदाब आलम जी, आप हॉस्टल से आते हैं, इकबाल छात्रावास से आते हैं। अभी की अवधारणा है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले लड़के लड़ाई झगड़ा इस तरह की मतलब बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। कितना सही है इस हॉस्टल में रह के और खुद की तैयारी करना कितना मुश्किल होता है? सर कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर अभी तक मैं छात्रावास का बॉर्डर भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं नदवी छात्रावास में रह रहा हूँ, और ग्रेजुएशन से लेकर मैं पीजी तक अभी छात्रावास का पटना विश्वविद्यालय छात्रावास में रहा हूँ। और कोई भी यानी कि हमको अभी तक यानी कि परेशानी जो है ना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लोग यानी कि बहुत सारी अफवाहें हैं कि छात्रावास में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन हम वहाँ रहे हैं तो वहाँ बहुत अच्छा हमको माहौल मिला, और मैं उसी माहौल में रहकर मैं पढ़ा हूँ, जिसके कारण मैं प्रथम प्रयास में मुझे ये सफलता मिली है। लोग कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहां रह करके मैंने तैयारी की है, और मैं सफलता हासिल किया है। जी बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि हॉस्टल के लड़के लड़ाई झगड़ा पे विशेष फोकस करते हैं कि पढ़ाई पे नहीं करते। हम इसीलिए आपसे ये जानना चाहे कि आखिर क्या सच्चाई क्या है कि वास्तव में हॉस्टल के लड़के पढ़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं, इसके साथ साथ मैं तो दरोगा गुरु में चयनित हुआ ही हूँ, और इसके एक मेरे और जस्ट सीनियर है, वो 64वीं बीपीएससी में उनका जो है सोशल वेलफेयर ऑफिसर में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। वो भी यानी कि छात्रावास में ही रहते थे वहां के, जिसके कारण जी जी। ऐसा जो अवधारणाएं बाहर में फैली हुई है कि छात्रावास में लड़के पढ़ते नहीं है, इधर उधर यानी करते हैं, वो गलत है। और हमारे जो सहपाठी लोग हैं वो भी आगे यानी कि तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी साथी लोग आएंगे इस फील्ड में। जी बिल्कुल आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि बीपीएससी की तैयारी भी करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिहार एसआई के रूप में चयनित होने के बाद भी आपकी पढ़ाई जारी रहेगी या आप अपने जॉब पे फोकस करेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मेरा बीपीएससी टारगेट था और मैं उसको पूरा करूंगा, अवश्य मेरी पढ़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। निधि झा जी, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी या? बिल्कुल जारी रहेगी। जारी रखना भी चाहिए। एम तो हमेशा था कि बीपीएससी कंप्लीट करूं, तो obvious सी बात है प्रिपरेशन अभी रहेगी जारी। मैं आप सभी लोगों से एक जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। क्या भूमिका रही आपके जीवन में पटना विश्वविद्यालय की? कितनी यादें आप उस विश्वविद्यालय से समेटे हुए हैं? सदाब आलम जी से शुरू करते हैं। सर पटना विश्वविद्यालय तो मैं बहुत सारे नजदीक से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं उस छात्रावास वहाँ के छात्रावास में रहा हूँ, और उसकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिस कारण मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। इसमें मैं पटना विश्वविद्यालय को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जितने भी सर लोग हैं, चाहे हमारे सहपाठी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हीं सब के मार्गदर्शन में और उन्हीं लोग जो मोटिवेट किए, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत याद आएगी पटना विश्वविद्यालय के आगे। बिल्कुल। आयुष जी, आपका तो स्नातक भी पटना विश्वविद्यालय से हुआ और अभी फिलहाल लॉ कॉलेज में आप हैं। क्या कुछ रहा इस दौरान पटना विश्वविद्यालय से? क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ आपने खोया? जी, मैं सबसे पहले जब मैं पटना आया था तो मेरी जर्नी पटना विश्वविद्यालय से ही शुरू हुई थी, और मैं वहीं से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं ग्रेजुएशन किया। और जितने भी वहाँ पे शिक्षक थे, प्रोफेसर सर, हमारे एचओडी सर, इन लोगों का हम लोग के लाइफ में हम लोग को लगभग मतलब शुरू वहीं से किया। हम लोग लाइफ जीना पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज से ही शुरू किया। क्या होता है बाहर, हम लोग कभी अगर बाहर कुछ है तो पटना यूनिवर्सिटी, अभी कुछ है तो पटना यूनिवर्सिटी का ही देन है।
जो कि पढ़ना लिखना सब कुछ हम लोग का वहीं से शुरू हुआ। मेन हम लोग का पढ़ाई वहीं से शुरू हुआ था। बाद में लॉ कॉलेज में भी वहाँ पे जब मैंने लॉ करा था उस दौरान बहुत सारे सीनियर टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह थे। उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया हम लोगों को प्रिपरेशन में, काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए हम लोग की लाइफ में वो। और अभी तो खैर हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन बहुत मिस करेंगे सीनियर अपने फ्रेंड्स को और प्रोफेसर्स लोगों को। जी बिल्कुल निधि झा जी, आप कुछ बताएं अपने पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई यादों को। हाँ बिल्कुल, देखिए पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज होता है सोशल इंटरेक्शन, तो उसके लिए जो कॉलेज है वो बेस्ट प्लेस रहा, जहाँ जितने भी टीचर्स वहाँ पे रहे, कुणाल सर वगैरह मेरे डिपार्टमेंट के। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने से नहीं, आप अपने टीचर्स की वजह से, अपने फ्रेंड्स की वजह से जान पाते हैं। तो काफी भाग्यशाली रही हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स रहे जिन्होंने हमेशा हर एक चीज बताई, हाँ ऐसे बीपीएससी ऐसे कर सकती हो, यूपीएससी वगैरह जो भी। तो बहुत अच्छा फील होता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने हर एक जो गेट होता है आपका सक्सेस का, तो एक तरह से कहिए उन्होंने ही खोला कि ऐसे करना है। और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड मिले, काफी कॉम्पिटिटिव, जिन्होंने हमेशा गाइडेंस भी किया, चाहे वो मेरे साथ सहमत रहे, लेकिन उन्होंने काफी जहाँ भी जो भी चीजें कमी रही मेरे पढ़ाई में, उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ ये करो करो। तो वो सारी चीजें काफी बेनिफिशियल रही है मेरे रिजल्ट में। थैंकफुल महसूस करती हूँ और काफी ज्यादा मिस भी करूंगी रिजल्ट के बाद जब पटना से जाऊंगी तो। बिल्कुल समय भी काफी हो चुका है और हम लोग को अब विदा भी लेना है। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मैसेज दे उन छात्रों के लिए जो इस तैयारी के दौरान आना चाहते हैं। आपका ये मैसेज उनके लिए काफी हेल्पफुल हो। सदाब आलम जी। मेरा यही मैसेज है कि सर इसमें जो है सफलता के लिए ज्यादा टाइम टेकन भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन होगा उसके बाद इन्हीं तैयारी शुरू करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्र जो है अभी जिनका नामांकन अभी पटना विश्वविद्यालय मान लिया हो गया है, चाहे जो लोग ग्रेजुएशन में है, इसी पीरियड से अपना तैयारी अगर शुरू कर देंगे तो उनको ज्यादा टाइम टेकन नहीं लगेगा कोई भी प्रतियोगिता को कंप्लीट करने में। जिस कारण अगर वो अपना ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी शुरू करते हैं तो ग्रेजुएशन होते होते वो अपने प्रथम प्रयास में, जैसे मैंने प्रथम प्रयास में सफलता पाई है, वैसे और छात्र भी प्रथम प्रयास में सफलता पा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर संघर्ष कोई सीखे तो आपसे ये सिद्ध होता है कि पटना कॉलेज के उस भाषा भवन में एक प्लास्टिक बिछाकर भी आप अपनी तैयारी करके आज सफल हुए हैं। तो संघर्ष आपसे कोई सीखे, सफल। आयुष जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नए छात्रों के लिए? जी, मैं नए छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में हमारे बीच में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा अभी भटकाव है। स्टूडेंट जो है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेटिंग से ही हो सकता है, कभी भी इतने लोग पास कर रहे हैं, सब सेटिंग से ही पास कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में बिजी हुए हैं। मेरे कहने का मतलब भटकाव कुछ ज़्यादा ही है उन लोगों के बीच में। तो इन सब चीज़ों से उन लोग को दूर हट के सोचना होगा और खुद पे विश्वास करना होगा, खुद के मेहनत पे विश्वास करना होगा। और बस उनके दिमाग में ये जिद ठानना कि हाँ, हम मेहनत के दम पे हम इसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट करें और हमारे दर्शकों से अपने सवालों को बेहिचक पूछ सकते हैं। निधि झा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नए छात्रों के लिए? मैं नए छात्रों को यही कहना चाहूंगी, चाहे आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, आज की डेट में क्या है, लोग बहुत सारे कंपटीशन की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं बट सिलेबस को नहीं ध्यान में रखते हैं। तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप उसके सिलेबस के साथ रहें और जो सिलेबस मांगता है आप उस चीजों को लेकर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं एक ही चीज को, एक ही सब्जेक्ट पे। आप एटलीस्ट एक बुक पे स्टिक रहें, आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद दूसरे बुक पे जाए। 3-4 बुक एक साथ रखने से आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं सिलेबस को। और मैं यही कहूंगी कि अपने समय को बर्बाद
क्या हर स्टूडेंट जो है कम्प्लीटली कभी पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करता है और वो कम्प्लीटली अलॉट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप अपने समय को बेहतर है कि अपने कंपटीशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए यूज करें, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ चलिए थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है तो थोड़ा बहुत टाइम कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपका अपने एग्जाम पे होना चाहिए। जी, अभिषेक रंजन जी का कमेंट आ रहा है, आप निधि इसी तरह से महिला के लिए एक आइकन है यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद अभिषेक जी। क्या जी बिल्कुल, अब समय हो चुका है हम लोग को विदा लेने का। एक कहा गया है, चंद पंक्तियां हैं कि हमने खाई है गरीबी में ठोकरे, हम आंधी और तूफान से टकराएंगे, ये दुनिया चाहेगी, सॉरी ये दुनिया देखेगी, हम हर एक दिल के अरमां बन जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले रविवार को किसी ऐसे ही संघर्ष किए हुए छात्रों के साथ जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पे एक नया इतिहास रचा है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।